दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। इससे पूर्व की एक वीडियो में हमने डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी से बात की। उनके अलग अलग विषयों पर जो मुक्तक है उनसे हमने आप लोगों को रूबरू कराया और वो आम जन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं, जन साधारण के मुद्दों को वो उठाते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि मंचीय कविता की जो वर्तमान स्थिति है उसे वो किस रूप में देखते हैं और मंचीय कविता को लेकर के जो साहित्यिक जो कविताएं हैं इसमें कहीं ना कहीं अलग अलग दृष्टि से लोग उसको देखते हैं, क्या उनमें कोई अंतर है। और दूसरा, हिंदी भाषा को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी है, फिर भी देश के अंदर उसका विरोध होता है। अलग अलग तरह के मुद्दों को लेकर के अलग अलग लोग उस विषय पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। और ईश्वर चंद गंभीर जी की कविताएं, उनके मुक्तक इस रूप में भी महत्वपूर्ण है कि वो सद्भावना की बात करते हैं, सामंजस्य की बात करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना स्वीकार किया। जितनी मंचीय कविताएं हैं या साहित्यिक कविताओं की हम बात करें, जो उनका जो उत्स है, उनकी जो शुरुआत है, उनका जो बीज है, वो प्रेम के रूप में सामने आता है। प्रेम कविता की शुरुआत मानी जाती है। क्या आप उस ओर कभी गए ही नहीं, या आपने भी उस संदर्भ में कुछ कविताएं, कुछ मुक्तक लिखी हैं? उसमें आप थोड़ा सा बताइए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया। दरअसल में नागर साहब की जब हम प्रेम की बात करते हैं तो आजकल तो मैं देखता हूँ कि प्रेम की भी कई किस्में हैं। प्रेम के अंदर जो है वासना विलय हो गई है। इसने बिल्कुल ही हमारी नस्लों का, आने वाली पीढ़ी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रेम कहीं है नहीं, ये बड़ा दुखद है, लेकिन आवश्यकता बहुत है प्रेम की। मेरी किताब उर्दू में वो हुई थी अनुवादित, तो उसका नाम था कुछ तुम चलो कुछ हम चलें। तो उस पर मैंने उसे प्रमाणित किया था, एक शेर लिख दिया था कि अगर खिड़की पे आ जाओ बड़ा उपकार हो जाए, अगर खिड़की पे आ जाओ बड़ा उपकार हो जाए, मिले ताजा हवा तुमको हमें दीदार हो जाए। तो इस तरह का शेर आ गया था। ऐसे ही वो कहते हैं, और गहराई की बात जब आती है तो एक ये भी मतलब शेर है कि शोर खामोशी में भी होता है, शोर खामोशी में भी होता है, चुप थे वो फिर भी कह गई आंखें। शोर खामोशी में भी होता है, चुप थे वो फिर भी कह गई आंखें। वो तो बेशक चले गए लेकिन मेरी आंखों में रह गई आंखें, मेरी आंखों में रह गई आंखें। कोई आदमी आईना देखने को तैयार नहीं है। फिर इसके साथ चार पंक्ति याद आ गई कि सूरज के गांव में भी उजाला नहीं मिला। विरोधाभास देखें, सूरज के गांव में भी उजाला नहीं मिला, दानीकरण के घर से निवाला नहीं मिला, और आईना लिए सत्य का घूमे जहान में, अफसोस कोई देखने वाला नहीं मिला, अफसोस कोई देखने वाला। और बदलाव, बदलाव देख लो आज जी। दिखला रहा जो आईना पूरे समाज को, दिखला रहा जो आईना पूरे समाज को, मैं ही वो कलमकार हूँ वो जान ना सका। दिखला रहा जो आईना पूरे समाज को, मैं ही वो कलमकार हूँ वो जान ना सका। पेशानी पे दो चार लकीरें क्या पड़ गई, आईना मुझे देर तक पहचान ना सका। वहां अंतर आ रहा, तो समाज तो बदल ही रहा, देश तो बदल ही रहा जी। तो ये स्थिति है। यही जो है हमारे मंचों की है। एक प्रतीक आ गया अभी कि जो भी मिलता है काट लेती है, जो भी मिलता है काट लेती है, जान आफत में डाल ली मैंने, हो गया सारा मोहल्ला दुश्मन, एक कुतिया क्या पाल ली मैंने। हर आदमी के जीवन में एक कुतिया होती है, ये प्रतीक है। मैं तो खुद असमंजस में हूँ, ये चार पंक्ति कहनी पड़ती है मुझे कि मैं तो लिखता रहा मुड़ के देखा नहीं, मैं तो लिखता रहा मुड़ के देखा नहीं, बन के सहयोगी नियति खड़ी हो गई। मैं तो लिखता रहा मुड़ के देखा नहीं, बन के सहयोगी नियति खड़ी हो गई, और साधना रत रहा ये पता ना चला, मुझसे कम मेरी कविता बड़ी हो गई। सादगी और सरलता के साथ अब अपने बातें रखते हैं अपने मुक्तकों के माध्यम से। हिंदी के विषय में अगर हम बात करें तो हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा भी है, और देश में ही अलग अलग राज्यों में किसी किसी बात को लेकर के विवाद होता रहता है। और हम अगर बात करें जिस जगह हम रहते हैं, मेरठ और पश्चिम उत्तर प्रदेश या एनसीआर की हम बात करें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की, या हिंदी भाषी राज्यों की हम बात करें, वहाँ उर्दू और हिंदी को लेकर के भी कहीं कहीं वैमनस्य की स्थिति होती है। आप अलग अलग कवि सम्मेलन में जाते हैं, मुशायरों में जाते हैं, तो उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, जो ये विरोध है हिंदी का और उर्दू को लेकर के भी एक विरोध है? मैं जगह जगह कार्यशालाओं में
डॉक्टर मोनू सिंह जी के साथ जाता रहता हूँ। जी जी अभी मेरी पुस्तक भी आ रही है, आओ करें हिंदी का बंधन। जी। अब आप देखिए, कविता के माध्यम से गीत, गजल, मुक्तक, 3 चीजों का प्रयोग किया, या चौथा दोहा होगा। उसमें हिंदी किताब आ रही है। हिंदी को कहीं दूर तक जोखो नहीं है। मैं जहां तक गया हूँ अबू धाबी तक, जो भी मैंने सुना है, पढ़ा है, सीखा है, सब जगह हिंदी बहुत बढ़िया चल रही है। बस ये वाली बात है कि आपकी भावनाएं हिंदी से जुड़ने की होनी चाहिए। मैंने कहा भी था, अब भाषा वजह से विवाद चलता है। मैंने कहा था कि भाषा कोई हो, सब बढ़ाती ज्ञान दोस्तों। भाषा कोई हो, सब बढ़ाती ज्ञान दोस्तों। हर भाषा का ही कीजिए सम्मान दोस्तों। हिंदी की और उर्दू की तो बात छोड़िए, इनसे तो महकता है हिंदुस्तान दोस्तों। तो ये हिंदी में ही इतनी क्षमता है जो सब भाषाओं को अपने अंदर समाहित कर सकती है। तो हिंदी तो बहुत बड़ा समंदर है। तो ये होता है। मैंने तो कहा था कि हिंदी गुड़ से मीठी बोली, हर भाषा इसकी हमजोली। अमर शहीदों ने भारत के इसके कारण खाई गोली। अपनी भाषा के लिए तो मर रहा पूरा देश। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदी पहनो, हिंदी ओढ़ो, इस भाषा से सबको जोड़ो। और चले गए अंग्रेज यहाँ से, अब इंग्लिश का पीछा छोड़ो। आप सर मंचीय कविता से लेकर के साहित्यिक कविताएं, सिनेमा, साहित्य, सब और आपका लेखन है, या एक और आप मंचीय कविता कर रहे हैं, दूसरी आप सिनेमा के लिए भी लिख रहे हैं, आप टी सीरीज और अन्य अन्य माध्यम, वीनस आदि के लिए लिख रहे हैं। तो इन सब चीजों को आप कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो फॉर्मेट है, जो प्रारूप है, वो अलग अलग है। जी, बहुत अच्छा सवाल किया फिर आपने नागर जी। मैं ये बताना चाह रहा था कि लेखन के लिए किसी प्रकार का भी कोई व्यवधान बीच में नहीं आता। आपकी मानसिकता क्या है, आपकी भावना क्या है, ये आ गया कि भावना से ही जुड़ा व्यापार है। आप जैसा सोचोगे वैसा ही काम करोगे। तो भावना से ही जुड़ा व्यापार है। कोई बनाता बम, कोई हथियार है, और वो मिटाते हैं सुहागन का सिंदूर, और मेरा मेहंदी का कारोबार है। मैं इस विचारधारा का कवि हूँ, क्योंकि बॉम्बे से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैंने वहाँ सारेगामापा, टी सीरीज, विंग्स, ये मैंने बताया, इन सब पर सोनोटेक, वीनस, सब में मेरी एल्बम गई है। और आज भी मुझे जो काम मिलता है मैं करता रहता हूँ। तो मैंने भजन, बहुत भजन लिखे हैं, सब देवी देवताओं पर मेरी वो है वहाँ अमृतवाणी। तो सर आपने सिनेमा, साहित्य, सभी जगह जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, और बहुत कम लोगों को जानकारी है कि आप जो यहाँ का जो क्षेत्रीय सिनेमा है, मेरठ और आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उसके लिए भी आपने गीत लिखे हैं, और कुछ 1-2 फिल्मों में आपने अभिनय भी किया है। तो उस बारे में भी सर थोड़ा सा बताइए। जी, फिल्में, जो देशज फिल्में यहाँ बनती थी, वो बनाते थे कमल आजाद भाई, और महेंद्र बावरा जी भी एक्सपायर हो चुके हैं, और वो पवार जी भी बुजुर्ग हो गए, बागपत वाले। तो मैं सबके साथ जुड़ा हुआ था, मैं सबके लिए गाने लिखता था उनके फिल्मों में। तो मैंने कुंदन कुंदन, जीत गई मोहब्बत, छोरों की दीवानगी, माल का कमाल, टी सीरीज के लिए 2 टेलीफिल्म, 2 तिकड़मबाज, ताऊ चला इंग्लैंड। तो मैंने 2 तिकड़मबाज और कुंदन कुंदन, 2 में अभिनय भी किया। मैं सिल्वर स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में सदस्य भी हूँ, IPRS में भी सदस्य हूँ, और मुझे वहां से थोड़ी बहुत रॉयल्टी भी आती रहती है। वो जावेद अख्तर जी हमारे अध्यक्ष हैं। आपने सर बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय जो है छुए हैं। आज एक सैनिक के रूप में आप कैसे देखते हैं कि देश के खिलाफ कई बार ऐसे षड्यंत्र होते हैं, गद्दारी होती है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो कश्मीर वाला हुआ है मसला, इसमें मैंने अभी देखा था, हालांकि मेरी एक बहुत रचना हिट हुई थी 15 साल पहले, वो कश्मीर के ही लिए मैं लिखी थी। मैं 4 पंक्ति उसकी आपको सुनाऊंगा। ये थी कि हाथों में दुश्मनों के शमशीर कैसे दे दूं, हाथों में दुश्मनों के शमशीर कैसे दे दूं, शेखर की, भगत सिंह की तस्वीर कैसे दे दूं, कुर्बान इस वतन पर जानो ईमान मेरे, दुल्हन सा चमन अपना कश्मीर कैसे दे दूं। तो उसे तुम दूर मान नहीं सकते, क्यों कि फूलों की वादियों को सींचा है खून देकर, डल झील के शिकारे पामीर कैसे दे दूं, दुल्हन सा चमन अपना कश्मीर कैसे दे दूं। और ये देखें कि सब बन गए दुशासन, खतरे में मातृभूमि, सब बन गए दुशासन, खतरे में मातृभूमि, मैं मादरे वतन का इन्हें चीर कैसे दे दूं, दुल्हन सा चमन अपना कश्मीर कैसे दे दूं।
और ऐसे ही मैंने ये 4 पंक्तियां अब लिखी थी कि जो ये पहलगांव का था जी। कि निर्मम हत्याओं के दावेदार हैं जो, निर्मम हत्याओं के दावेदार हैं जो, आतंकी इन गुंडों के सरदार हैं जो, जहां चाहे वो छुपले मारे जाएंगे, इस भारत के दुश्मन है गद्दार हैं जो, इस भारत के दुश्मन है गद्दार हैं जो। ऐसा कोई मंच नहीं है मेरठ और आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जहां पर गंभीर जी की उपस्थिति ना हो, चाहे शासन का कार्य हो, प्रशासन का हो या किसी भी समाचार पत्र का कार्यक्रम हो, उनकी जो सहज उपस्थिति है वहां बनी रहती है। सभी लोग उनकी कविताएं सुनना चाहते हैं, उससे वो आनंद लेते हैं, अनुभूति उनको आनंद की होती है। तो हम एक निवेदन करेंगे कि सर आपके जो मुक्तक हैं प्रसिद्ध, वो कुछ सुनाए जिस दर्शक इसके लालायित रहते हैं सुनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक मुक्तक देखें आप कि आओ अब तो देश की बातें करें, आओ अब तो देश की बातें करें, जो बचा है शेष की बातें करें, गिर चुके हैं मूल्य मर्यादाओं के, राम की अब देश की बातें करें, राम की अब देश की बातें करें। इसी तरह अब कह रहे हैं सब जी बहुत बदलाव आ रहा, हम भी देख रहे हैं नया भारत है, लेकिन आज की स्थिति पे भी ये मजबूरी में पढ़नी पड़ती है पंक्तियां। किस्मत का लिखा ही आखिर होता है, किस्मत का लिखा ही आखिर होता है, दुनिया भर के गम मुफलिस ही ढोता है, प्रेमचंद तो व्यथा बताकर स्वर्ग गए, होरी अब तक उसी खाट पर सोता है। क्या बदलाव आया बताइए। तो ये स्थिति है, तभी कहना पड़ता है ये भी कि मेरी लहद में 2 खिलते गुलाब रख देना, मेरी लहद में 2 खिलते गुलाब रख देना, सफर के वास्ते गंगा का आब रख देना, मिलेंगे मीर भी गालिब भी वहां जन्नत में, मेरी गजल की उन्हें 2 किताब रख देना। मैंने तो ये भी कह दिया कि भाई पान खाते रहे और पानदान छोड़ गए, इश्क करते रहे और खानदान छोड़ गए, मैं ही गंभीर कहां जाऊंगा गजलें लेकर, मीर गालिब से ही अपने दीवान छोड़ गए, मीर गालिब से ही अपने दीवान छोड़ गए। लेकिन जो समाज के अंदर ये केकड़े वाली प्रवृत्ति है टांग खींचने की, वो बड़ी दिक्कत देती है। तब ये जो है कहना पड़ता है कि हिम्मत थी हौसला भी था, जज्बा जुनून था, हिम्मत थी हौसला भी था, जज्बा जुनून था, आंधी थी ना तूफान था, रास्ता भी साफ था, मैं डूब गया कैसे समंदर ने बताया, लहरें तो पक्ष में थी किनारा खिलाफ था। तो कुछ पता नहीं चल के देता कि कौन आदमी किसके बारे में क्या सोच रहा, तो ये बड़ा जरूरी होता है। तो आदमी की स्थिति ये हो गई है कि हर वक्त हर घड़ी वो पैसे की ताक में है, हर वक्त हर घड़ी वो पैसे की ताक में है, दुनिया की संपदा की सारी फिराक में है, और मुट्ठी में आसमां ले इतना भी भूल बैठा, एक आदमी का जीवन लोटे की राख में है, एक आदमी का जीवन लोटे की राख में है। क्योंकि आदमी में प्रॉब्लम क्या, द्वेष नफरत ईर्ष्या ओढ़े हुए, द्वेष नफरत ईर्ष्या ओढ़े हुए खुद बनाई राह पर चलते रहे, एक मुट्ठी राख होने के लिए जिंदगी भर अहम में जलते रहे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा अंत में कि पाठशाला में मुझे एक बार फिर पढ़ने का मौका मिला, मैं अपने आप को बच्चा महसूस कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि रिमझिम बरसने वाला सावन तलाशता हूँ, रिमझिम बरसने वाला सावन तलाशता हूँ, पनघट पे हंसने वाला यौवन तलाशता हूँ, वो गांव खेत नदियां बागों में पाठशाला, पगडंडियों पे अपना बचपन तलाशता हूँ, पगडंडियों पे अपना बचपन तलाशता हूँ। और आपने मुझे अवसर दिया नागर जी, और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, याद करते रहो, याद आते रहो, रहने जाए अंधेरा कहीं दूर तक, बस मोहब्बत के दीपक जलाते रहो। डॉक्टर ईश्वर चंद गंभीर जी ने अलग अलग मुद्दों पर हमसे चर्चा की। गंभीर जी इसी रूप में महत्वपूर्ण है कि वो सादगी पसंद है, सरलता के साथ रहते हैं। उनकी यह सरलता, यह सादगी कविताओं के माध्यम से, मुक्तकों के माध्यम से भी दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और पाठशाला का कार्यक्रम का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत।